नमस्कार दोस्तों, ई बस्ताइस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी के बारे में परिचर्चा करेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जियोमॉर्फोलॉजी का। ये प्लेट टेक्टोनिक आप समझ गए सही से तो आप 90% जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान आप समझ जाएंगे। कैसे? ऐसे समझिए कि प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर ही हम महाद्वीपों, महासागरों के निर्माण कह लीजिए, उनका विस्तार कह लीजिए, उसमें होने वाले गतियां यानी संचरण, क्षैतिज गतियां जिससे महाद्वीपों में का जो है मूवमेंट हो रहा है, इसकी व्याख्या, साथ ही साथ पर्वतों का निर्माण, खास करके वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी व्याख्या, भूकंप, ज्वालामुखी आदि की हम लोग जो है वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक के ही माध्यम से कर पाते हैं। दोस्तों, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पर परिचर्चा करें इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक पे हम लोग चर्चा करें इससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले दो तीन डेवलपमेंट हुए हैं जिनके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लेना जरूरी हो जाता है। जैसे क्या हुआ था कि प्लेट टेक्टोनिक से पहले महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में वेगनर ने जो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि महाद्वीपों का क्या हो रहा है, संचलन हो रहा है। वो अपनी अलग अलग दिशाओं में द्वीपों का संचलन हो रहा है। पहले ये सब महाद्वीप एक जगह पर थे। जब एक जगह पर थे तो उनको हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे। फिर वहाँ पर कुछ बलों के कारण, अब वो उन्होंने वहाँ पे चर्चा की है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर साहब ने, कि गुरुत्वीय बल, ज्वारीय बल आदि के कारण जो है उनमें क्या हुआ, विस्थापन शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी। उसके बाद लेकिन चर्चा के केंद्र में रही। इसके बाद जो है 1960 के दशक में हैरी हेस महोदय जो है कॉन्टिनेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्र नीतल विस्तार की चर्चा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कटकों के सहारे, जैसे मान लीजिए कोई कटक है, कटकों के सहारे मैग्मा ऊपर, मतलब ये कटक है तो यहाँ से अंदर से मैग्मा, मेंटल वाले पोर्शन से मैग्मा निकलता है, वो कटक बनता है। फिर वो कटक पुश करता है, मतलब कुल मिला के यहाँ से मैग्मा निकलता है, पुराना मैग्मा पीछे जाता है, नया मैग्मा आता है, फिर पुराना जाता है। यानी कुल मिला के इन्होंने सिद्ध किया वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर, पर्यवेक्षणों के आधार पर, कि समुद्र के नितल में जो है विस्तार हो रहा है। ये कैसे विस्तार हो रहा है हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो एक बात ये सिद्ध हुआ। फिर इस बात को प्रमाणित किया गया, जो पूरा चुंबकत्व होता है ना, पैलियोमैग्नेटिज्म, और जो चुंबकत्व होता है उसका उत्क्रमण होता है ना, रिवर्सल जो होता है, इन सब आदि माध्यमों से ये बात सिद्ध की गई कि समुद्र नीतल का विस्तार हो रहा है। जब ये सिद्ध हो गया कि समुद्र नीतल का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब कि महाद्वीपों में मूवमेंट भी हो रहा है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले ये दो बातें क्लियर हो गई कि समुद्र नीतल का विस्तार हो रहा है। उसके लिए जब समुद्र नीतल का विस्तार हो रहा है तो जैसा कि बताया कि महाद्वीपों में भी क्या हो रहा है, संचलन हो रहा है, कुछ गतियां हो रही हैं। इन सब के पीठिका पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो इससे पहले की थ्योरीज हैं, जो पर्वतों के निर्माण से संबंधित, भूकंप से संबंधित, महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, उनको एकदम से ये क्या करती है, असिद्ध कर देती है, माने उनको एकदम नकार देती है और नए तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी को जो है परिभाषित, मतलब चीज़ों को परिभाषित करती है। इसीलिए इस थ्योरी को जियोमॉर्फोलॉजी में जल विभाजक के रूप में, यानी वाटर शेड के रूप में जाना था। जल विभाजक क्या होता है, जहाँ से किसी भी चीज़ की दिशा क्या हो, बदल जाए। मतलब पहले आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अब आप जो है इस डायरेक्शन में चलने लगे, तो ये जो है क्या है, जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक है क्या।
तो दोस्तों ये यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लेट और टेक्टोनिक। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि प्लेट क्या है और टेक्टोनिक क्या है। ठीक, तो प्लेट होता है लिथोस्फीयर का एक दृढ़ खंड होता है, मतलब लिथोस्फीयर का एक सॉलिड पार्ट होता है क्या, प्लेट। अभी इतना ही समझिए, लिथोस्फीयर का क्या करिए, प्लेट क्या होती है आपकी, अभी केवल इतना समझिए। प्लेट जो है लिथोस्फीयर का, लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थल मंडल, स्थल मंडल का सॉलिड टुकड़ा है। ठीक, प्लेट ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड पार्ट है, कह लीजिए सॉलिड पार्ट है। ठीक, और टेक्टोनिक क्या होती है, अब ये प्लेट लिथोस्फीयर का सॉलिड पार्ट है, तो ये ऐसे बहुत सारे सॉलिड पार्ट होंगे लिथोस्फीयर में। ठीक है, अब टेक्टोनिक क्या है, इन प्लेटों में जो है जो गतियां होती हैं, उन गतियों से जो गतियां, मतलब प्लेट एक से अधिक प्लेटें हैं तो उन प्लेटों में जो सापेक्षिक गतियां होती हैं, उनकी सापेक्षिक गतियों के संदर्भ में जो भूगार्भिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, अर्थात उन प्लेटों के आपसी मूवमेंट से, या वो पास आ रही हो, दूर जा रही हो, एक दूसरे से घर्षण करते हुए मतलब जा रही हो, तो उसके उस दौरान वहाँ पर कौन से भूगार्भिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, जियोलॉजिकल चेंजेज हो रहे होते हैं, इन सब का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, टेक्टोनिक कहलाता है। यानी कुल मिला के प्लेट टेक्टोनिक हो गया, प्लेटों के मूवमेंट से होने वाले भूगार्भिक परिवर्तन। अब ये इन प्लेट, अब बेसिकली देखिए ये इतनी बात होगी प्लेट टेक्टोनिक। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा सा और बेसिक समझिए कि प्लेट टेक्टोनिक क्या डिफाइन करना चाह रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक ये डिफाइन करना चाह रही है, ये इन किन घटनाओं की व्याख्या करना चाह रही है। तो ये क्या हो रहा है कि जो क्रस्ट होता है, अर्थ का सबसे ऊपरी सतह होती है, उस सतह पर पृथ्वी के अंदर से लगने वाले एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में या लिथोस्फीयर में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इन्हीं परिवर्तनों की व्याख्या कौन करता है, प्लेट टेक्टोनिक। तो इस प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ने के बाद आप जो है जो महाद्वीप महासागर जो विस्तार हो रहा है, संकुचन हो रहा है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। इसके अलावा जो पर्वत है, भ्रंश है या गर्त है, या इसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं, पर्वत भ्रंश, और इसके भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब के पीछे निहित वैज्ञानिक कारणों को आप लोग जान पाएंगे। चलिए, जैसा कि यहाँ हमने बताया प्लेट टेक्टोनिक का एक सिंपल रूप, अब हम लोग जो है पहले चर्चा करते हैं इसमें कि प्लेट क्या चीज होती है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्लेट। जैसा कि हमने बताया प्लेट जो है लिथोस्फीयर का क्या है, एक टुकड़ा होती है। ठीक, तो लिथोस्फीयर क्या होता है, तो जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा कर रहे थे, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये जब पृथ्वी बनाया, अर्थ को बनाया था कि ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, तो अर्थ का बीच में हम लोगों ने बनाया था कि ये कोर है, इनर कोर है, इनर कोर के बाहर आउटर कोर है, आउटर कोर के बाहर क्या है, मेंटल है। इसको ऐसे बनाते हैं फिर से, ये आपका जो है क्या है, इनर कोर है, ये आउटर कोर है, आउटर कोर के बाहर ये आपका मेंटल है। ठीक, मेंटल के ऊपर सबसे ऊपरी सतह क्या थी, क्रस्ट थी। इतना हम लोगों ने चर्चा की थी, ये बनाया था ना जब आंतरिक संरचना पढ़ रही थी, ये क्रस्ट है। ठीक, इसी क्रस्ट पे ही, इसी क्रस्ट पे क्या है, इसी क्रस्ट पे, इसी क्रस्ट के ऊपर ही महाद्वीप है, महासागर है, ठीक, पर्वत है,
ये कुछ इस तरह से इसकी संरचना है, बस इसको ऐसे समझ लीजिए, हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। इसी क्रस्ट के ऊपर ये सब जो है क्या है, महाद्वीप महासागर हैं। तो अब क्या होता है इसको, अब ये क्रस्ट है, क्रस्ट के इसको एक ऐसे चित्र से बना ले, इसका भी इसको रहने देते हैं, ऐसे इसको देख लेते हैं। ये मान लेते हैं क्रस्ट है, ठीक। क्रस्ट था, क्रस्ट के नीचे ये आपका ये वाला पोर्शन मेंटल हो गया, मेंटल के नीचे ये आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर हो गया। अब हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो उसमें ये भी चर्चा की थी कि क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, मेंटल का नीचे वाला भाग ये वाला क्या है, सॉलिड है, ठीक। ये वाला भाग क्या है, सॉलिड है, ये मेंटल का भाग है। क्रस्ट यहीं तक थी, यहीं पर आपकी मेंटल और क्रस्ट को कौन अलग कर रही थी, कौन सी डिसकंटिन्यूटी थी, मोहो थी ना। आउटर और इनर जो क्रस्ट थी, क्रस्ट में इनर और आउटर क्रस्ट को आने कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही थी, कोनार्ड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कौन सी थी, वो आप आंतरिक संरचना वाला चैप्टर देखिएगा, वहां पे सभी डिस्कस किया हुआ। खैर एनी हाउ, ये वाला जो स्फीयर ये है, ये क्या है, सॉलिड है। इसके नीचे जो एक पोर्शन है, इसके नीचे यानी ये सॉलिड वाले पोर्शन के नीचे यहाँ पर एक पार्ट है मेंटल का ही, जो कि सेमी सॉलिड या प्लास्टिक है, ठीक। प्लास्टिक है मतलब थोड़ा सा तरल अवस्था में है कह लीजिए, ठीक। अब इसमें जो है आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये मेंटल का ऊपरी भाग और दोनों क्रस्ट, इनर और आउटर क्रस्ट दोनों मिला के ये जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर या स्थल मंडल, ठीक है। ये जो लिथोस्फेयर होता है, ये डिस्टेंस कितनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, एवरेज जो है 100 किलोमीटर होता है। ये एस्थेनोस्फेयर कहाँ तक होता है, लगभग 200 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर, ठीक है। इसी लिथोस्फेयर के टुकड़े को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेट कहते हैं। यानी जो प्लेट बनी होती हैं, इसी लिथोस्फेयर का एक टुकड़ा होती है। ये टुकड़ा कैसे, यानी अब प्लेट कैसे बनती है, अब यहाँ तो हमने पूरा दिखा दिया सॉलिड सॉलिड, मतलब एक टुकड़ा बता दिया पूरा ये लिथोस्फेयर। तो बेसिकली ये एक टुकड़ा नहीं होता है, ये मतलब एक पोर्शन नहीं होता, इसमें ये कई सारे टुकड़ों में होती है। कैसे ये टुकड़ा बनता है, प्लेट कैसे बनती है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे ऐसे समझिए आप कि यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, लगभग प्लास्टिक स्टेट में। इस रीजन में आते आते टेम्परेचर लगभग जो है आपका 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है, इस एस्थेनोस्फेयर में। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका जो आउटर कोर है, आउटर कोर से भी जो है क्या होता है, मेंटल प्लूम का जो जन्म होता है। यहाँ से जो आउटर कोर से, इस वाले पोर्शन से मेंटल प्लूम आती हैं, ठीक है। मतलब कि कहिए कि नीचे से तप्त मैग्मा जो है, मैग्मा के रूप में ऊपर आता है मैग्मा, ठीक है। एक ये मैग्मा आता है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जब आता है तो ये जो आपका लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर पे क्या करता है, धक्का देता है, एक तरह से ऐसे धक्का देता है, ठीक। और ये धक्का देता है और यहाँ से फिर क्या होता है, ये कुछ मैग्मा यहाँ जब इसको तोड़ कमज़ोर करेगा, फिर ये ऐसे आपका मैग्मा ये यहाँ से भी आ सकता है। एक है कि ये जो मतलब एक तो ये हो गया कि नीचे से मैग्मा, मेंटल प्लूम भी बेसिकली क्या है, मेंटल प्लूम थोड़ा सा कह लीजिए कि और शक्तिशाली है। तो ये मेंटल प्लूम आता है, इसको धक्का देता है, कमज़ोर करता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर इसको
अभी इसको अलग, सब एक ही में नहीं बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, नहीं तो सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है इस पोर्शन में, पहले देखिए कि चूंकि ये बहुत गर्म हो चुका है, गर्म है क्षेत्र ये, मतलब यहाँ पे मैग्मा की तरह है, ठीक। तो इस जगह पे मैग्मा क्या होगा, इकट्ठा होता है। ये मैग्मा बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की जाता है, यहाँ टकराता है, टकराने के बाद इस पे एक तरह से बल लगाता है, फिर इसके बाद ये ऐसे रिटर्न होता है, फिर ठंडा होता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ऐसे ऐसे मूव करता है, इसी तरह से इधर ऐसे 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 मूव करता है, ठीक। एक तरह से ये मतलब ऐसे देख लीजिए इसको, यहाँ पे एक कन्वेक्शन, कुल मिला के यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट डेवलप होगी। ये कन्वेक्शनल करंट जो है क्या करेगी, इस जो स्थेनोस्फेयर है, जहाँ उसका कमजोर पार्ट, सॉरी जो लिथोस्फेयर है उसका कमजोर पार्ट होगा, वहाँ से उसको ब्रेक कर देगी, ठीक। अब ब्रेक कर देगी, ऐसे देखिए, मान लीजिए ये लिथोस्फेयर है, हम इसको, ये लिथोस्फेयर है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे मैग्मा ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे पुश करेगा, जोर लगाएगा। अभी जब जोर लगाएगा मैग्मा, यहाँ से भी ऐसे उठ रहा है, मैग्मा की एक धारा उठ रही है, ये इस पे जोर लगाएंगे, फिर इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, ऐसे ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे भ्रंश बनने लगेगा, ठीक है, ये स्थिति आएगी। फिर इसके बाद जो ये फाइनली ये जो है क्या हो जाएगा, अब ये अभी तो यहाँ से निकल तो रहा नहीं है, तो ये क्या होगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ये मूव करेगा, ठीक। ये एक तरह से क्या करेगा, ये जो एक साइकिल जो बन रही है, ये जो करंट की तरह बह रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं संवहनीय धाराएं, संवहनीय धाराएं, ठीक, कन्वेक्शनल करंट। ये क्या करती है, यहाँ पे पुश करती हैं, धक्का लगाती हैं, धीरे धीरे ये प्लेट कमजोर होती है, टूट जाती है, और फिर यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा जो है क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ पर इसके पीछे ये जो पूरा जो दरार बनेगी, वहाँ पर क्या करता है, कटक का निर्माण करता है, ठीक। ये कटक का निर्माण करता है। जब ये कटक का निर्माण होता है तो ये क्या करता है, कटक बना, फिर से वहाँ से मैग्मा लगातार आ रहा होता है नीचे से, और ये कटक क्या होता है, जो पहले बना वो पीछे खिसकता है, नया कटक आता है, वो उसको फिर क्या करता है, पुश करता है। तो यहाँ से ये जो कटक नए नए बन रहे हैं, ये इसको यहाँ पे तो पुश का ने, ये स्लैब में क्या हो रहा है, स्लैब पुश हो रहा है, कटक के पास स्लैब पुश होगा, ने स्लैब में खिंचाव आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, एक तरह से ये ऐसे इसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये टुकड़ा बन गया। तो ये जो टुकड़ा बना, फिर कहीं पर क्या हो रहा होगा, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये इन्हीं मतलब जो है एक ही संवहनीय करंट हो गई। इसी तरह से जो है मेंटल प्लूम के बारे में आपको बात किया, ठीक है। मेंटल प्लूम कहाँ से आता है, मेंटल प्लूम जो है आपका आउटर कोर के पास, यानी मेंटल के आखिरी सीमा पर, यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाने के कारण, ये जो चूंकि लिक्विड स्टेट में है, यहाँ से कुछ पदार्थ, ठीक है, ये मेंटल प्लूम ये आता है यहाँ ऊपर, ऊपर आएगा, ये भी इसको तोड़ने का कारण हो सकता है, इसको आगे पुश करेगा, जोर लगाएगा, ठीक है। तो इससे भी टूट सकती हैं। स्लैब पुश मतलब कि जब कटक का निर्माण हो रहा होगा तो वो उसको पुश करेगा, तो पुश होगा। और पुल जो एक होता है स्लैब पुल, तो स्लैब पुल होता है, एक तो ये कटक का निर्माण हो रहा है, कहीं पे खाई हो रहेगी, तो खाई जहां पे होगी वो उसको क्या करेगी, पुल करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के इन सब इंटरनल फोर्सेस यानी इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण प्लेटों में क्या हुआ, जो लिथोस्फेयर था वो कई टुकड़ों में, कई ये क्रिया क्या हो रही, ये यहाँ पे हो रही है, इधर भी हो रही होगी, इधर भी हो रही होगी, तो ये प्लेट जो है कई टुकड़ों में टूट जाती थी। इन्हीं टुकड़ों सॉरी लिथोस्फेयर कई टुकड़ों में टूट जाती है, इन्हीं टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो प्लेट समझाने के लिए इतना हम आप मशक्कत करनी पड़ी हमको, ठीक है। आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, प्लेट क्या है, प्लेट लिथोस्फेयर का दृढ़ टुकड़ा है। वो टुकड़ा कैसे बना ये आपको बता दिया मैंने कि संवहनीय धाराएं आती हैं, यहाँ पे
उसको धक्का देती हैं, ठीक है, वो फिर जो है क्या होता है, उसमें खिंचाव पैदा होता है और वो टूट जाती हैं। ठीक, इसी तरह से पुल क्या, ये एक तो ये स्लैब पुश हो गया। स्लैब पुल क्या होता है, अब जैसे देखिए, जैसे अब ये यहाँ पे संवहनी धारा यहाँ पे आ रही है, नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसी तरह से कोई और एक सेल होगी, वो ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ऐसे जा रही होगी, इसी तरह से तो बनता है ना बहुत, ये इस तरह से बहुत पूरे उसमें स्टेनोस्फेयर में करंट चल रही होंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे जा रही है तो ये इसको इधर खींचेगी, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे खींचेगी। अब ये एक इधर पे भी कोई प्लेट होगी, ठीक है, ये इधर भी प्लेट होगी। अब ये प्लेट जैसे नीचे गई तो ये बेसिकली यहाँ पे गर्त होती है, जहाँ ये कटक पाया जाएगा उसके जस्ट अपोजिट थोड़ा एक उस पे जो है दूसरी साइड में गर्त का भी निर्माण हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगी, पुल करेगी, यानी ये यहाँ पे स्लैब पुल हो रहा है। तो बेसिकली स्लैब पुल, स्लैब पुश संवहनीय धाराओं से ही संबंधित है। संवहनीय धाराएं नहीं होती, कटक का निर्माण नहीं हो रहा होता, कटक का भाग ऊंचा नहीं हो रहा होता है ना, तो ये मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। इसी तरह से ये मेंटल प्लूम नहीं आ रहा होता, मेंटल प्लूम नहीं आ रहा होता, मेंटल प्लूम क्या करेगा, इसको धक्का देगा, धक्का देगा तो एक मूवमेंट आएगी, एक खिंचाव आएगा, तो भी प्लेट टूटेगी। तो इन सब कारणों से, इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण प्लेट टूटती, मतलब ये लिथोस्फीयर टूटता है और वो प्लेट के रूप में जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब ये जो प्लेट हैं, अब जैसा कि हमने बताया कि ये जो प्लेट हैं आपकी, जैसे ये मान लीजिए लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में ही कहीं पे समुद्र होगा, ठीक, समुद्र होगा, कहीं पे स्थल होगा, ठीक, कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ये कोई, ये समुद्री पोर्शन है, ये स्थलीय पोर्शन है, ठीक है। तो जो स्थलीय भाग में जो इस तरह से टुकड़ा बनेगा, है ना, जो सागरीय भाग में टुकड़ा बनेगा, तो जो स्थलीय भाग में टुकड़ा होता है, जैसे ये वाला मान लीजिए एक टुकड़ा बना स्थल मंडल का, लिथोस्फीयर का, तो इस टुकड़े को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक। स्थलीय जो भाग का है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय। जहाँ पे ये सागरीय भाग है, तो सागरीय भाग की जो प्लेट है, ठीक, जो सागर में जिसके ऊपर सागर होगा, इस प्लेट को बोलते हैं सागरीय प्लेट, महासागरीय, महासागरीय, महासागरीय प्लेट, और इसको बोलते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट हो गया, यानी प्लेट हो गई लिथोस्फीयर का टुकड़ा। उस लिथोस्फीयर को दो संरचना के आधार पे या इनकी प्रकृति के आधार पे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कह दिया गया। जो ये महाद्वीपीय प्लेट होती है, ये आपकी क्या होती है, मेनली ग्रेनाइट की बनी होती है, ग्रेनाइटिक होती है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की होती है। जो ये महासागरीय होती है, मेनली क्या होती हैं, बेसाल्ट की होती हैं, बेसाल्टिक होती हैं। इनकी डेंसिटी यानी जो घनत्व होता है, इनका जो घनत्व होता है, ये क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, अधिक होता है, तो ये लगभग 3 के आसपास रहता है, ठीक है। ये जो ग्रेनाइटिक होती हैं, ये इनकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है, कितनी होती है, लगभग 2.7। तो बेसिकली ये हल्की होती हैं और ये भारी होती हैं, ठीक। तो इसका हम यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, ये जो महाद्वीपीय, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो ये अभी हम प्लेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो याद आ गया, जो प्लेट शब्द है ना,
प्लेट शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था उसको किया था विल्सन ने। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। तो इन्होंने जो है प्लेट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, और विल्सन ने ही जो है ये एक कह लीजिए कि एक विल्सन साइकिल के नाम से, चक्र के नाम से मशहूर है एक थ्योरी। वो इसी में बताया था इन्होंने कि जो मतलब जो पृथ्वी है, अर्थ का ऊपरी पोर्शन जो क्रस्ट है, उसका मूवमेंट जो है भूगर्भिक इतिहास के क्रम में कैसे हुआ है, मतलब कैसे पेंजिया से आज का रूप आया, पेंजिया से पहले कैसा है रूप था, पेंजिया से पहले भी एक पेंजिया था, है ना। पेंजिया मतलब सुपर कॉन्टिनेंटल, मतलब सुपर कॉन्टिनेंट मतलब सभी कॉन्टिनेंट एक जगह आ जाएं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लेट शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था उन्होंने, किसने किया था? विल्सन ने किया था। और प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है उसकी जो चर्चा सबसे पहली बार किया था, जिसने किया था, वो थे मार्गन साहब थे। ठीक, तो ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया। अच्छा, इस पूरे प्लेट टेक्टोनिक, ऐसा नहीं कि ये विल्सन साहब ने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में कुछ नहीं, मतलब सिद्धांत एज ए थ्योरी नहीं दिया था, प्लेट बताया था, प्लेट में मूवमेंट कैसे होता है ये बताया था, सब कुछ बताया था, लेकिन एज ए थ्योरी जो है मार्गन ने इसको प्रपोज किया था। इस प्लेट टेक्टोनिक के विकास में विल्सन, मार्गन, पार्कर, विल्किंसन, मैकेंजी, इन सब का जो है क्या है, योगदान है। ठीक है, ये पार्ट में बताना भूल गया था, तो इसको अभी मैंने, चूंकि प्लेट से याद आया कि प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था पहली बार, तो विल्सन ने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एनीवे, तो ये हो गया प्लेट आपकी। प्लेट, तो प्लेट कितने प्रकार की हो गई? प्लेट जो है आपकी दो प्रकार की हो गई। ठीक है, कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल, और ओशियनिक। ठीक, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट, ये दो प्रकार की प्लेट हो गई। अब ये जो टुकड़े हैं जो प्लेटों के, माने इस लिथोस्फीयर के, जिनको हम प्लेट कहते हैं, तो इनमें जो है क्या होता है, इनमें गतियां भी होती हैं। ठीक, क्योंकि ये टूट रही हैं फिर ये मूव कर रही हैं, है ना, तो इन प्लेटों में गतियां भी होती हैं। तो क्या गतियां हो रही हैं? ये एक दूसरे के पास आ रही होती हैं। ठीक, जब वो जैसे गतियां पहले देख लीजिए, प्लेटों की गतियां, यानी इनमें गतियां भी हो रही होती हैं। ठीक है, गतियां कैसे होंगी प्लेटों में? या तो दो प्लेटें जो हैं, दो प्लेट हैं, मान लीजिए दो टुकड़े हैं प्लेट के, इनका नेचर जैसा भी हो, महासागरी हो या महाद्वीपीय हो, यदि एक दूसरे के पास आ रही हैं, पास आ सकती हैं, या एक स्थिति हो सकती है कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हों। ठीक, एक दूसरे से दूर जा रही हों, या हो सकता है वो एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से गति कर रही हो, एक दूसरे के ऊपर सरक रही हो। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये वाला कर, ये ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ये एक दूसरे के ऊपर सरक रही हो। तो ये तीन तरह, जो ये वाली गति होती है, जब इस तरह का मूवमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिसरण, यानी कन्वर्जेंस हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये वाली जब गति होती है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, एक दूसरे से दूर जा रही होती है। जब ये वाली गति हो रही थी इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मोशन कर लीजिए, है ना, यानी एक दूसरे का, यानी इसको बोलते हैं रूपांतरण गति। इन्हीं गतियों के आधार पे, ठीक, हम लोग जो है इसमें इन प्लेटों की, ये गतियां तीन प्रकार की हो गई, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं समझने के लिए, इसको कर लीजिए अभिसरण, माने प्लेटों में क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, प्लेटों में अपसरण हो रहा है, माने डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है, और प्लेटों में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। ठीक,
ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं। अब एक चीज समझिए, एक चीज होती है इन्हीं गतियों के आधार पे हम लोग प्लेट बाउंड्रीज की चर्चा करते हैं। इन्हीं गतियों के आधार पे, इन्हीं गतियों के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन हो रही है ना, ये 2 प्लेट है, प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, कोई मान लीजिए ये 2 प्लेट हैं, इनकी रिलेटिव मोशन के आधार पे, इनकी जो है रिलेटिव मोशन के आधार पे, इनकी जो है रिलेटिव या रिलेटिव क्या कहते हैं, सापेक्षिक गति के आधार पे हम लोग प्लेटों में जो है बाउंड्रीज यानी सीमाओं की चर्चा करते हैं। क्या सीमाएं, बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये जो प्लेट होती है ना, जैसे देखिए मान लीजिए कोई प्लेट है, ये प्लेट है, तो ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन, ये प्लेट मार्जिन है यानी प्लेट किनारा है। लेकिन जब हम इन 2 प्लेटों के संदर्भ में यानी इन दोनों प्लेटों के संदर्भ में इस एरिया की बात हम करते हैं तो वो हो जाता है प्लेट बाउंड्रीज हो जाती हैं, यानी कि दोनों का, 2 प्लेटों के सापेक्षिक जो मिलन का या बिलगाव का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज बोलते हैं। लेकिन जब ये इंडिविजुअल प्लेट के बारे में जो ये बात करें, केवल इतने की सापेक्षिक स्थिति की बात ना करें, तो उसको हम एज ए किनारा या मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं। इन 3 प्रकार की गतियों के आधार पे, सापेक्षिक गतियों के आधार पे प्लेटों की सापेक्षिक गतियों के आधार पर हम लोग जो क्या करते हैं, 3 बाउंड मतलब प्लेट सीमा यानी प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज का निर्धारण किया गया। अच्छा, ये प्लेट बाउंड्रीज की हम चर्चा क्यों करने जा रहे हैं, देखिए होता क्या, जो प्लेट है ना, तो प्लेट के किनारों पर ही यानी उनके जो ये कन्वर्जेंस क्षेत्र है या डाइवर्जेंस क्षेत्र यानी स्प्रेडिंग जो एरिया है, जो भी गतिविधियां, भौगोलिक गतिविधियां हो रही होती हैं वहीं पे वो किनारे पर ही हो रही होती। इसलिए हम जो है पूरी प्लेट की चर्चा ना करके उसमें हम क्या करेंगे, प्लेट बाउंड्रीज की चर्चा करेंगे। तो ये गतियों के आधार पे प्लेट में जो है 3 प्रकार की सीमाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक हो जाएगा अभिसारी सीमा, एक हो जाएगा आपका अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा, इसी को जो है बोलते हैं अभिसारी, इसी को बोलते हैं विनाशात्मक सीमा, विनाशात्मक सीमा। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री या डिस्ट्रक्टिव सीमा। दूसरा आपका होता है अपसारी सीमा, अपसारी सीमा, या इसी को बोलते हैं रचनात्मक सीमा, इसी को बोलते हैं रचनात्मक सीमा। डाइवर्जेंट बाउंड्री या कंस्ट्रक्टिव सीमा। तीसरा होता है आपका रूपांतरण, तीसरा आपका होता है रूपांतरण सीमा, रूपांतरण सीमा, या इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं संरक्षी सीमा। क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, संरक्षी सीमा। ठीक, संरक्षी रूपांतरण सीमा या संरक्षी सीमा को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या कंजर्वेटिव। ये रूप संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव। अब देखिए होता क्या है इसमें, इन तीनों पे हम लोग अलग से चर्चा करते हैं। देखिए
जो अभिसारी सीमा है ना, इसमें क्या हो, कैसे ये अभिसारी सीमा बनती है, जब दो प्लेटें, ठीक, एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो इसमें से जो भी प्लेट भारी होती है वो प्लेट क्या होती है, दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, छेपित हो जाती है, ठीक, ऐसे अंदर चली जाती है, छेपित हो जाती है। तो अब ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, हम लोग बात अभी चर्चा कर रहे हैं अभिसारी की, तो ये प्लेट ऐसे मूव करी, ये इधर आके छेपित हो गई, ये ऐसे जा रही, तो यहाँ पे इस प्लेट का क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे इस प्लेट का विनाश हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे विनाश होगा इस प्लेट का, और यहाँ पे और होगा क्या, जब ये प्लेट नीचे यहाँ पे नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ पे ये, अभी इसके हम नेचर, मतलब बस इतना अभी समझिए कि ये प्लेट नीचे आ गई, अभी इसके बारे में डिटेल में परिचर्चा आगे कर रहे हैं, अभी बस इतना समझिए, नीचे आ गई, इसका ये क्यों विनाशात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसका ये प्लेट आगे आती है, नीचे एस्थेनोस्फेयर में प्रवेश करती है, और वो इतना हीट होती है कि वहाँ पे वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर यही ऊपर उठेगी, भूकंप, ज्वालामुखी आदि का जन्म होगा, पर्वत पठार सब बनेगा। तो अभी चर्चा करेंगे उसकी डिटेल में। अब सारी सीमा को रचनात्मक सीमा क्यों बोलते हैं, ये हो गया नंबर एक सीमा। नंबर दूसरा क्या हो गया आपका, अपसारी सीमा। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें जो हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये प्लेटें क्या होती हैं, ऐसे दूर जा रही होती हैं। जब ये ऐसे दूर जाती हैं तो ये यहाँ से क्या होता है, जब ये दूर जाएंगे तो यहाँ पे भ्रंश बनेगा, भ्रंश बनेगा तो नीचे से जो ये मैग्मा है ये आएगा ऊपर, कुछ मैग्मा इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, और कुछ इससे निकलेगा बाहर। यहाँ जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये जो है क्या करता है, कटक का निर्माण करता है, ठीक है, कटक का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक। तो जब ये अपसारी, तो ये यहाँ पे निर्माण हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे भ्रंश का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अपसारी, अपसारी या डाइवर्जेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रचनात्मक बोलते हैं। जो संरक्षी वाला होता है, संरक्षी वाला जो होता है, संरक्षी सीमा होती है, देखिए सीमा ये वाला एरिया है, सीमा जो हम लोग कर रहे हैं, तो सीमा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो रहा है, और यहाँ पे, ठीक, जो आपका ये होता है संरक्षी सीमा होता है। संरक्षी सीमा में क्या होता है, दो प्लेटें जो है क्या हो रही होती हैं, एक दूसरे के सहारे, ठीक, यहाँ पे एक दूसरे को रगड़ते हुए ऐसे जो है, इसको ऐसे कह लीजिए, ये वाली इधर मूव कर रही है और ये वाली इधर मूव कर रही है, इस तरह से मूवमेंट इनका होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना तो कुछ निर्माण हो रहा है और ना ही तो कुछ विनाश हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक दूसरे से ऐसे रगड़ते हुए एकदम जा रही हैं, और वहाँ पे एक जो है भ्रंश का निर्माण होता है, उस भ्रंश को बोलते हैं ट्रांस करेंट भ्रंश, ठीक है। और यहाँ पे भूकंप जैसी क्रियाएं आती हैं। तो ये इस तरह का इनका कुछ रूप होता है, ठीक। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो पहली वाली प्लेट है अभिसारी सीमा की। इसको एक चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, ये देखिए, ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, दोनों एक तरफ आ रही है, मूवमेंट हो रही, कन्वर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस में ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से रगड़ते हुए निकल रही हैं, ठीक। एक चीज और यहाँ पे रह गया है, चूंकि ये अब सारी दूर जा रही है, पास जा रही है, ये बताना जरूरी था। इसके बाद हम लोग, ये तो हो गया आपका ये मोटा मोटा बाउंड्रीज, और अभी अच्छा चर्चा कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है प्लेटों का वितरण देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए प्लेटों का वितरण, मैं पहले ही प्लेट बता के प्लेटों का वितरण बता देता, लेकिन उसमें क्या है, वहां पे ये बताना कि कहाँ पर प्लेट दूर जा रही है, कहाँ पे अपसारी सीमा बन रही है, कहाँ पे अभिसारी सीमा बन रही है। तो उससे पहले ये पोर्शन, जैसे ये प्लेटों का नाम तो बता दिए, मान लीजिए बता दिया जाता है ये प्लेट होती हैं, लेकिन इनका जब फिगर, हम ये चित्र पे परिचर्चा करना था, तो इसमें आप जब भी किसी किताब में देखें तो ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बाउंड्री यहाँ पे बनी हुई होती है। इसकी चर्चा, इसलिए इसको बताने से पहले जो है हमें ये बताना उचित लगा, इसलिए इसको हमने बता दिया, ठीक। तो अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं अभिसारी सीमा को विस्तार से, जो पहले सी थी अभिसारी सीमा।
जो अभिसारी सीमा है यानी कन्वर्जेंस बाउंड्री, तो कन्वर्जेंस बाउंड्री जो प्लेट होती हैं आपकी दो प्रकार की हैं, ओशेनिक और कॉन्टिनेंट। तो उस ओशेनिक और कॉन्टिनेंट के हिसाब से यदि हम देखें दो प्लेटों के हिसाब से, तो ये अभिसारी सीमा भी जो है में यानी अपसरण जो हो रहा है, अभिसरण जो हो रहा है वो कैसे होगा? या तो दोनों प्लेट जो है आपकी, दोनों प्लेट क्या हो, मतलब दोनों प्लेट क्या हो, नंबर एक स्थिति बनेगी कि दोनों प्लेट महासागरीय और महासागरीय हो। महासागरीय मतलब जी ये दो प्लेट हैं ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये प्लेट का नेचर क्या हो, मान लीजिए महासागरीय हो, है ना, और दूसरी प्लेट ये वाली है, मान लीजिए 1 है ये 2 है, तो दूसरी प्लेट भी क्या हो, महासागरीय हो। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दोनों प्लेट क्या हो, महाद्वीपीय हो। दोनों प्लेट क्या हो, महाद्वीपीय हो। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ठीक। एक तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक जो है महाद्वीपीय हो और दूसरी क्या हो, महासागरीय हो। ठीक, मैंने इसको कह लीजिए इसको कह लीजिए ओशनिक ओशनिक प्लेट हो, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, और आपका कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट। ये तीन कॉम्बिनेशन में अभिसरण हो सके। अब अभिसरण जो है कन्वर्जेंस इन तीन सीन बनेगा, ठीक। अब इन तीनों में अलग अलग स्थितियां होंगी, ठीक है। मतलब जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का कोलिजन होगा, टकराएंगी, तो क्या स्थिति होगी? जब ओशनिक ओशनिक टकराएंगी या आपस में एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा? और जब कॉन्टिनेंटल ओशनिक एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा? इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं, ओशियनिक ओशियनिक देखते हैं। देखिए अब ओशियनिक प्लेट जो है, जब ओशियनिक प्लेट जो है एक दूसरे के पास आएंगी, मान लीजिए कि एक ओशियनिक प्लेट ये है, ठीक, एक ओशियनिक प्लेट ये है और एक ओशियनिक प्लेट ये है। तो अच्छा, इसके पहले भी जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें ये नहीं चर्चा की कौन सी नीचे जाएगी कौन सी ऊपर जाएगी, क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। अभी दो प्लेट हैं, दोनों क्या हैं, इनका नेचर, ये भी ओशियनिक है और मतलब ये भी ओशियनिक प्लेट है और ये भी ओशियनिक प्लेट है। अब इन दोनों ओशियनिक प्लेटों में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, इन दोनों प्लेटों में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो प्लेट क्या होगी, नीचे छेपित हो जाएगी, नीचे कन्वर्ज हो जाएगी, उसमें अंदर चली जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये नीचे यहाँ पे जाएगी, इस क्षेत्र में ये जैसे ही ये प्लेट के नीचे क्या है, एस्थोनोस्फेयर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ये जो है क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगी, पिघलेगी, यहाँ से मैग्मा बनेगा और ये मैग्मा क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये मैग्मा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा और यहाँ पर जो है क्या करेगा, ये लावा के रूप में बाहर निकलेगा। जब मैग्मा होता है, मैग्मा जब सतह से बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे जो है क्या करेगा, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण करेगा, यानी इन द्वीपों को बोलते हैं ज्वालामुखी, द्वीपीय आर्क या चाप, या इसी को बोलते हैं आईलैंड आर्क। मतलब ये क्या होगा, ये ओशनिक दोनों टकराई, ये नीचे गई, ये मैग्मा आया, ये ऊपर से निकल रहा है, बाहर आएगा और यहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी निकलेगा, बाहर आएगा लावा के रूप में, और यहाँ पे जो है जो लावा है वो इकट्ठा होगा और उस लावा का जब वो रूप, ये चूंकि ये भी सागर है, यहाँ पे ये पानी है सब,
दोनों ओसेनिक है तो यहाँ पे पानी होगा। तो जो जो पोर्शन जो है लावा का इकट्ठा होते तो ऊपर बाहर निकलेगा, समुद्री तल से बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइलैंड, आइलैंड आर्क बोलते हैं। ठीक, इनके समूह को, जो ये आइलैंड, एक द्वीप निकला, 2 द्वीप निकला, 3 द्वीप निकला, जो ज्वालामुखी से बना हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्क समूह बोल लीजिए, या श्रृंखला को बोलते हैं फेस्टून बोलते हैं। ठीक है, फेस्टून बोलते हैं। और ये जो बनता है ना, ये तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका ज्वालामुखी द्वीप बन गया या द्वीप आर्क बन गया। और ये जहाँ ये प्लेट एक नीचे जा रही होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो है क्या होता है, गर्त, यहाँ पे गर्त बनती है। ठीक है, यहाँ पे गर्त बनती है। ठीक, ये देखिए ये हो गया। अब सपोज करिए यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए कि कॉन्टिनेंट होता है यहाँ पे, है ना, ये कॉन्टिनेंट होता, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो बेसिन बनी एक तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं बैक आर्क बेसिन, बैक आर्क बेसिन। ठीक, अब इसी ये जो गर्त यहाँ पे जहां दोनों प्लेटें टकरा रही हैं, मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है, वहीं पे अवसादों का भी जमाव होगा उसके अंदर। ठीक, वो फिर क्या बनेगी, जियोसिंक्लाइन बनेगी। जब किसी गड्ढे में अवसादों का, ऐसे देखिए कोई गड्ढा है, इस गड्ढे में यदि अवसाद जमा हो रहे हैं, अवसाद जमा हो रहे हैं, जब ये भारी होता जाएगा, नीचे बैठता जाएगा, नीचे बैठता जाएगा, यहाँ पे वलन होगा। फिर चूंकि ये दोनों प्लेट आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे फिर जो है पर्वतों का भी निर्माण होता है। ठीक है, वलित पर्वतों टाइप का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रियाएं यहाँ पे पाई जाएंगी। क्लियर है? तो इसमें क्या बनेगा, अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है जापान के संदर्भ में समझिए। जो जापान है, जापान की इधर ये कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे जापान इसी तरह की प्रक्रिया से यहाँ पे ये जापान बना हुआ है। जापान के द्वीप बने हुए हैं, जो कि जो है एक तरह से आपके ज्वालामुखी से निकले हुए जो है लावा से ये लोग बने हुए हैं। ठीक, इसी को जो है ये पूरा जापान की सीन बन रहा है। जापान के पृष्ठ भाग में जो रीजन है, जो बैक आर्क बेसिन है, ये इधर चाइना है, ये जापान का पोर्शन है, तो ये बैक आर्क बेसिन है। जो गर्त होती है, अब देखिए गर्त हमेशा किधर होगी, सागरीय भाग की तरफ होगी। किधर होगी, सागरीय भाग की तरफ होगी। इस चित्र से समझ लीजिए, सागरीय भाग की तरफ होगी। और ये जो है कुछ इस तरह का जो है, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओशनिक प्लेट के कन्वर्जेंस का, जापान का निर्माण कैसे हुआ, जापान का जो पोर्शन है, फिलीपींस का जो पोर्शन है ना, ये सब जो है क्या है, ये ओशनिक कॉन्टिनेंट से बने हुए हैं के कन्वर्जेंस से वहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उससे जापान आदि का निर्माण हुआ है। अब देखिए जो भूकंप आता है, भूकंप या ज्वालामुखी आता है, तो जापान के इस वाले यानी पश्चिमी साइड में ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये इधर वाली जो सागरी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, वो इसके अंदर जाती है, और ये पीछे वाले इधर तो ये पर्वत और तो इधर से बनेगा, अवसादों से बना हुआ है पर्वत इस वाले पोर्शन में, वहीं पे यहाँ पे गर्त का भी निर्माण होगा। ठीक है, तो ये सीन होता है ओशनिक में, गर्त बना, पर्वत बना, ज्वालामुखी या द्वीपीय चाप हुआ, इन सब का निर्माण, फेस्टून हुआ, इन सब का निर्माण किससे हो रहा है, ओशनिक जब जो है आपकी महासागरी प्लेट में कन्वर्जेंस हो रहा है। अब दूसरा देख लीजिए, जब आपका जो है, एक तो ये हो गया, दूसरा देख लीजिए आप, एक हो गया ये वाला, हो गया आपका ओशनिक हो गया। अब देख लीजिए एक जो है आपका, देख लेते हैं हम, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक, मतलब एक महाद्वीपीय प्लेट हो और एक
महासागरीय प्लेट हो, ये जब टकराएंगी या इनमें जब कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा। तो सपोज करिए, ये तो हम लोगों ने बता दिया जापान फिलीपींस ये जब कैसे आई, ये सब बने हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कभी भी प्री एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैक आर्क बेसिन क्या है, गर्त कहाँ पर बनती है, ये सब, ये जो इनकी जो पोजीशनिंग बताया हूं मैं अभी, ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, महाद्वीपीय भाग की तरफ ये ओशनिक है, इसी ओशनिक से जुड़ा हुआ इधर पे क्या है, चाइना वाला पोर्शन है। ये जो महाद्वीप के नजदीक वाला जो पोर्शन होगा और वो जो आर्क बनेगी उसके बीच का जो पोर्शन होगा उसको बैक आर्क बेसिन बोलते हैं। ठीक, इसको जो है फेस्टून या आइलैंड आर्क बोलते हैं, महाद्वीपीय चाप द्वीपीय चाप बोलते हैं, या इसी को फेस्टून भी बोलते हैं। जब ये श्रृंखला में कई सारे बन जाते हैं, सागरीय भाग की तरफ गर्त का निर्माण हो रहा है, ये सब प्रक्रियाएं कहाँ हो रही हैं, जब ओशनिक प्लेट जो है में कन्वर्जेंस हो रहा है। अब देख लीजिए, जब महाद्वीपीय और महासागरीय यानी एक प्लेट जो है आपकी कॉन्टिनेंटल है, उल्टा कर देते हैं, ये मान लीजिए प्लेट जो है आपकी ओशियनिक है और एक प्लेट जो है आपकी कॉन्टिनेंटल है। ठीक, कॉन्टिनेंटल है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी वो जो है नीचे जाएगी, कन्वर्जेंट मतलब मुड़ जाएगी नीचे जब दोनों टकराएंगी तो, और हल्की प्लेट ऊपर रहेगी। तब ये दोनों प्लेटें हैं, जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल आएंगी तो ये प्लेट आपकी ऐसे जो है ऐसे आ जाएगी, नीचे मुड़ जाएगी। ठीक, ये मान लीजिए कि यहीं तक प्लेट है भाई, इसको यहीं तक मान लीजिए। ठीक है, ये प्लेट नीचे मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी, अब ये स्टेनोस्फेयर में इंटर करेगी और यहाँ पे ये पिघलेगी, मैग्मा बनाएगी, मैग्मा ये ऊपर जाएगा, मैग्मा ऊपर जाएगा, इसको इसको इससे इस स्थलखंड से बाहर निकलकर यहाँ पर जो है ज्वालामुखियों का जो है क्या करेगा, यहाँ पे ज्वालामुखीता की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक, दूसरा ये जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ये जो यहाँ पे दोनों, यहाँ पर क्या होगा, ये ओशियन से अवसाद यहाँ पे इकट्ठा होंगे, कुछ ये इधर कॉन्टिनेंट से अवसाद इकट्ठा होंगे। ठीक, ये इनमें जब ये प्लेट एक दूसरे को ढकेलेंगी, पास आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वलित पर्वतों का क्या होगा, निर्माण होगा। देखिए बेसिकली पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि जब अवसाद एक जगह इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, उनका निक्षेपण होगा, वलन होगा, इस पूरे जो अवसादों का ये जो भाग है इसको हम लोग जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, यानी भू सन्नति बोलते हैं। इन्हीं भू सन्नतियों के वलन से जो है क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, अब ये जो बीच में ये जो भूसन्नतियां इकट्ठा होंगी, अच्छा इसमें एक चीज और देख लीजिए, जो सागर की तरफ जो भूसन्नतियां बन रही हैं, जो सागरीय पोर्शन से अवसाद है, उसको फ्लाइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उस अवसाद को क्या बोलते हैं, फ्लाइस बोलते हैं। जो ये महाद्वीपीय भाग से जो अवसाद आ रहा है, इस अवसाद के से बन को बोलते हैं मोलायस, MOL। ठीक है, ये मोलायस। ठीक, माने ये है क्या, आपका स्थलीय है, ये क्या है, सागरीय अवसाद है। ठीक है, जो सागरीय निक्षेपण हो रहा है उसको फ्लाइस बोलते हैं, और जो ये महाद्वीपी जो महादेशीय है यानी जो स्थलीय है उसको आप लोग मोलायस बोलते हैं। इन्हीं से भूसन्नतियां बनी, यही भूसन्नतियां में जब वलन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये पर्वतों का जो है यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, इसको अलग चित्र में देख लेते हैं। ये अब ये भूसन्नतियां हो गई, ये फ्लाइस मोलायस हो गया, ये भूसन्नतियां हो गई। इसी भूसन्नतियां ये जहां पे ये हो रहा होगा आपका, ये इसी डायग्राम को यहाँ पे हम दूसरा बना देते हैं। ये ऐसे आया, ये ऐसे हुआ, ये यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है ये ज्वालामुखी बना, ये ऊपर गया, यहाँ पे
ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे, प्लस ये भूसन्नतियाँ जो होंगी ये यहाँ पे क्या करेंगी, वलित पर्वत का निर्माण करेंगी। ठीक है, इनमें जब दबाव बनेगा तो वलन होगा और वलित पर्वतों का निर्माण। ये वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में समानांतर रूप में बने होते हैं। मतलब ये आपका जो है क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, ये क्रम पाया जाता है। इन्हीं को जो है आपका कॉल्डेरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जब पर्वत पढ़ेंगे उसको हम लोग अलग से सबका डिवीजन देखेंगे। ठीक, ये जो सीन होता है, एक ये आपका ओशियनिक प्लेट और एक जो कॉन्टिनेंटल प्लेट, मैंने ये जो डायग्राम आपको बता रहा था ये वाला, ये जो सीन है जहां पे ज्वालामुखी ये चाप बनते हैं प्लस जो है ये वलित पर्वत साथ में बनते हैं। ठीक, ये स्थिति आपकी जो है एंडीज और रॉकी पर्वत का निर्माण जो है इसी तरह की प्लेटों से हुआ है। ठीक है, ये एक स्थिति हो गई, दो स्थितियां हो गई। अब एक स्थिति बची है आपकी, कॉन्टिनेंटल ओशियन हो गई, ओशियन ओशियन हो गया। अब एक बचा है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। यहीं पे बना देते हैं पर्वत। ये जो बीच का अवसाद है इसी का वलन हुआ, ठीक, उससे जो है ये पर्वत बना। अब एक देखिए कॉन्टिनेंटल 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 कॉन्टिनेंटल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स तक में गड़बड़ कर रखा है, गड़बड़ झाला है सब, इसको समझिए। देखिए, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, जब ये दोनों पास में आ रही होती हैं, बीच में क्या होगा, सागर होगा, सब जगह बीच में मतलब सागरीय भाग होगा ही होगा। जब ये दो प्लेटें आ रही होती हैं तो कॉन्टिनेंटल हैं, दोनों दोनों कॉन्टिनेंटल हैं, तो जब दोनों टकराएंगी तो ये कोई एक दूसरे के नीचे नहीं जाएगी, कोई भी जो है यहाँ पे क्या नहीं होगा, अभिसरण की प्रक्रिया नहीं होगी। ये दोनों टकरा के यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगी, सूचर का निर्माण करती हैं। ये दोनों प्लेटें टकराएंगी, यहाँ पे टकरा के जब ऐसे होंगी तो ये कोई अभिसरण नहीं होगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएंगी और यहाँ बीच में जो इनसे अवसाद आएगा, यही अवसाद यहाँ पे पर्वत के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अवसादों से ये जो है क्या हो जाएगा और ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कॉन्टिनेंटल सूचर, कॉन्टिनेंटल सूचर, सूचर को हिंदी में बोलते हैं सीवन की घटना घटित होती है। कॉन्टिनेंटल सीवन यानी महाद्वीपीय सीवन या कॉन्टिनेंटल सूचर क्या होता है कि दोनों प्लेटें आपस में आके सिल गईं, अब वो दोनों ये कंबाइंड रूप से एक सिंगल प्लेट का काम करने लगेंगी। ठीक है, ये किताबों में आप जब पढ़ेंगे अच्छी अच्छी किताबों में तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगा, एक कॉन्टिनेंट बोल देगा हल्का वाला नीचे चला गया और ये हो गया वो हो गया पर्वत बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। एकदम कंफर्म 100%, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स से कंफर्म करने के बाद ये लाइन बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है एकदम, मतलब बता रहा हूं, ये 90% लोग आपको गलत पढ़ाएंगे कि दो कॉन्टिनेंट प्लेट आ रही है, हल्की वाली नीचे चलेगी, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। ठीक, जैसे इस तरह की घटनाएं कहाँ पे देखने को इस समय मिल रही हैं, जैसे कि आपका इसमें देखें, इंडिया के संदर्भ में देखें तो जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, हिमालयन रीजन में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों जो टकरा रही हैं और वहाँ पे सूचर का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से जो आपका यूराल पर्वत है वो जो है क्या कहते हैं, आपका साइबेरियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से बना है और वो एकदम से जुड़ गया है, वो एशिया और यूरोप को एकदम जोड़ रहा है और वहाँ पे भी जो है क्या हो गया, वो कॉन्टिनेंटल सूचर का जो है निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब हिमालय की उत्पत्ति में प्लेट नीचे गई है कि नहीं गई है, भैया प्लेट नीचे तभी जाएगी जब वो ओशनिक होगी। ठीक, तो वो परिचर्चा का विषय है कि हिमालय, जैसे देखिए बेसिकली जो हिमालय को कहते हैं ना कि हिमालय कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल उसका प्लेट का एग्जाम्पल है,
तो ऐसा नहीं है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो है ये अंतिम चरण है। मतलब वैसे ऐसे देखिए, कुछ इस तरह से रहा होगा। अभी मैं इसको अच्छा बताता हूँ अभी, और इसको देखिए, ये तो समझ गया ना, पहले एकदम क्लियर के लिए कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी, उनमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जेंस नहीं होगा, ये दोनों टकरा जाएंगे। अब हिमालय के संदर्भ में कोई प्लेट नीचे जा रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट नीचे जा रही है, नहीं जा रही है, उसके पीछे रीजन क्या है ना, तो वो इंडियन प्लेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो अभी तक ये मोटा मोटा हम लोगों ने कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये सब चीजें पढ़ी। ये हिमालय की देखिए, अब जैसे कुछ बुक्स में लिखा रहता है, चलिए मैं चर्चा कर ही देता हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा इसको चर्चा करने का। जैसे कॉन्टिनेंटल में हिमालय की जो बात की जाती है, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, ठीक, इंडियन प्लेट के पहले आगे वाला पोर्शन ओशियनिक रहा होगा, ये वाला पोर्शन, इधर यूरेशियन प्लेट है मान लीजिए, ठीक, ये इसका भी कुछ पोर्शन ओशियनिक रहा होगा, ये दोनों मूव कर रही हैं, फिर ये मूव करेंगी मान लीजिए, तो ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई यहाँ पे, ये वाली प्लेट यहाँ पे आ गई, ठीक है, कुछ इस तरह से सीन बना होगा। फिर कुछ सीन बना होगा कि ये वाली प्लेट जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी, ये इंडियन प्लेट आ गई, मतलब ये भी इंडियन प्लेट ही थी, ठीक, ओशनिक वाला पोर्शन इसका पूरा तरह से छेपित हो गया, छेपित हुआ, यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी जो भी आया होगा। अब क्या हो गया, अब स्थिति मान लीजिए हुई होगी कि ये भी ये वाली प्लेट अब ऐसे आई होगी, मान लीजिए ये सीन बना होगा, कुछ इस तरह से बना होगा, मान लीजिए यहाँ अवसाद भी जमा हो रहे थे, यहाँ से अवसाद भी जमा हो रहे थे, ठीक है, कुछ इस तरह से सीन आते आते ये वाली प्लेट, फिर इस वाली प्लेट का भी क्षरण हुआ होगा, नीचे गई होगी। कुल मिला के जो वर्तमान स्थिति है वो ये नहीं है कि इंडियन प्लेट नीचे है, अब स्थिति जो वर्तमान में है वो ये है, ठीक, यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन था ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, और ये जो है यूरेशियन प्लेट है, इसके बीच वाला जो ये पोर्शन था टेथिस सागर था, क्या था, टेथिस सी था, इसी में लगातार निक्षेपण हो रहा था। इस जब ये दोनों प्लेटें पास आई तो ये जो निक्षेपण था ये क्या हुआ, यहाँ पे हिमालय पर्वत के रूप में यही निक्षेपण जो है भूसन्नति, जो टेथिस भूसन्नति बनी, यही हिमालय पर्वत के रूप में यहाँ पे उसी का जो है क्या हुआ, वलन होके ये हिमालय। अब यहीं पे जो है देखिए इसको कॉन्टिनेंटल सूचर को दिया, तो वहाँ पे हिमालय के जो पर्वत हैं उस पे नेपे की भी स्थिति पाई जाती है। नेपे क्या होता है, नेपे होता है जैसे मान लीजिए ये वाली जो, मान लीजिए ये जो समुद्री जो बेसाल्टिक रॉक है, अब इसमें ये कुछ और मतलब वलन के द्वारा ये जो है यहाँ से उछल, मतलब अपने स्थान से जहाँ इसको होना चाहिए वहाँ से कहीं दूसरी जगह पे पाई जा रही है, तो इसका ही टुकड़ा जो है माना जाता है, ठीक है। तो विशद व्याख्या है कुल मिला के, लेकिन जब भी आप हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इंडियन प्लेट जो है नीचे जा रही है, तो भैया फिर ये सिद्ध कर दो कि इंडियन प्लेट जो है क्या है, ओशियनिक है। अच्छा, एक दूसरा ये देखिए कि कभी आपने सुना है कि किसी, जैसे हमने तो सुना ये कि भाई जो है महासागरों में कमी हो रही है, जैसे कि प्रशांत महासागर कम हो रहा है, हिंद महासागर बढ़ रहा है। कभी आपने ये सुना कि अफ्रीकन प्लेट जो है बढ़ रही है, अफ्रीकन प्लेट खत्म हो रही है? यदि इंडियन प्लेट का नीचे अवक्षेपण हो रहा है तो भैया इंडियन प्लेट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ना, इंडिया तो खत्म हो जाएगा, नीचे अवक्षेपित हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्टिनेंट जो होंगे, अब इंडिया में चूंकि ये स्थल वाला भाग आ गया, इधर यूरेशिया का स्थल वाला भाग आ गया, बीच में जो है आपका गंगा का मैदान है जो क्या है, और निक्षेपण से बना हुआ है, अवसादों से भरा हुआ है। अब ये क्या होगा, बहुत होगा, गंगा के मैदान का एक पहाड़ बन जाएगा, पर्वत बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी भी इंडिया का स्थल भाग जो है, जो दृढ़ भूखंड है, वो कभी भी उसके नीचे नहीं जाके छेपित होगा। स्थल जहां भी स्थलीय भाग आया वो क्या होगा, दोनों टकरा जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। ये इस प्रक्रिया में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये इतनी गतिविधियां, इतने प्रकार का मूवमेंट प्लेट टेक्टोनिक में होता है। अच्छा, एक चीज जो हमारा छूट गया था उसको देख लेते हैं।
जो हमने यहाँ पे चर्चा की, प्लेट्स होती हैं, सागरी होती हैं, ये होती हैं, इनमें मूवमेंट होता है, अभिसारी अपसारी होती हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, माने उस पे जो है प्लेटें कितने प्रकार की कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो उसमें देखिए मेनली कुछ जो है आकार के आधार पर प्लेटों को बड़ी प्लेटें और कुछ माइनर यानी छोटी प्लेटों में विभाजित किया। तो बड़ी प्लेटों में जो क्या है, ये डायग्राम से देखिए, एक प्लेट ये है जो प्रशांत महासागर है, ठीक, ये प्रशांत महासागर है, ये वाला, ये जो है इसको प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट बोलते हैं। ये जो अमेरिका वाला पोर्शन है, ये वाला, ये कुछ बुक्स में जो है नॉर्थ अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है, या इसको कंबाइंड रूप से भी जो है क्या कर देते हैं, अमेरिकन प्लेट कर देते हैं। इसी तरह से ये अफ्रीका वाला जो रीजन है इसको अफ्रीकन प्लेट बोलते हैं, ठीक। ये एक यूरेशिया है, उसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ठीक। इसके यूरेशिया मतलब एशिया प्लस यूरोप। इधर जो है इंडिया वाले पोर्शन को, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर प्लेट हैं, बड़ी वाली प्लेटें हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी छोटी प्लेटें हैं, जैसे, ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब देखिए एक चीज और समझिए यहाँ पे, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का स्थलीय भाग तो है ही है, साथ ही साथ ये अटलांटिक महासागर का ये वाला पोर्शन भी जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है प्लेट, ध्यान रखिएगा। ये अफ्रीकन प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, यानी ये मिड अटलांटिक जो रीज बन रहा है, इसके इधर और इधर ये अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट, और ये वाला पोर्शन यूरेशियन प्लेट। इसी तरह से जो है ये वाला पोर्शन, अब इनमें देखिए जहां पर प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये तो हो गई, ये 6 आपकी मेजर प्लेट हो गई। एक ये अंटार्कटिक प्लेट है, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट जो नीचे है अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिक प्लेट है। ये प्लेटें हो गई, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, अंटार्कटिक प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। कहीं कहीं पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका प्लेट को एक ही प्लेट के रूप में लिखा रहता है, तो कहीं पे 6 प्लेट का नाम लिखा होगा, कहीं पे 7 प्लेट का लिखा होगा। कुछ माइनर प्लेट होती है यानी छोटी प्लेट, जिसमें कैरिबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है, कैरोलिन है, और आपका जुआन डी फूका है ना। फिर इसके अलावा जो है आपका ये स्कोटियन प्लेट है, फिजी प्लेट है, और फिलिपाइन प्लेट है, ठीक है। ये सब जो है नचका प्लेट है। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखिए ये जो साउथ अमेरिका के इस साइड में पैसिफिक पार्ट में ये नचका प्लेटू है, यहाँ पे मिड जो ये आपका नॉर्थ अमेरिका और मिडिल अमेरिका के इस बीच में जो है ये कोकोस प्लेटू है, ये जॉन डी फूका प्लेटू है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पे जापान वाले में, जापान वाला सेक्शन कहाँ गया, ये फिलीपाइंस प्लेटू है यहाँ पर, ठीक। इधर जो है आपका ये कैरोलिन प्लेटू है, ठीक। ये सब माइनर हैं। ये जो है आपका ये आपका जो है अमेरिका के अटलांटिक, यहाँ पर जो है ये कैरेबियन प्लेटू है। इसी तरह से एक छोटी प्लेटू अरेबियन प्लेटू है, ठीक। तो ये सब माइनर प्लेटूज हैं। इनको जो है आप लोग मैप के साथ जो इनको देखिए। अब देखिए जहां पर इस डायग्राम में इस तरह से बना हुआ है, ठीक, इस तरह से बांटा हुआ है, ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है। जैसे देखिए ये इसीलिए इसको अभी तक नहीं बताया था, ये अपसरण बताना था आपको। तो ये यहाँ पे ये आपका जो पोर्शन है ये वाला मिड अटलांटिक में, ये यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, ठीक। ये 2 प्लेटें क्या हो रही हैं, अभिसरण हो रहा है इन पे क्या हो रहा है, लाल लाल सब हो गया ना, इसको हरा कर देते हैं, ये अभिसरण हो रहा है, ठीक। तो अभिसरण हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है। और इस कटक जो है क्या कर रहा है, इन प्लेटों को क्या कर रहा है, एक दूसरे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, धकेल रहा है। और ये फिर किधर जा रहे हैं, जैसे तो इसी वजह से इसका मूवमेंट जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है पश्चिम साइड में मूव कर रही है, ये भी पश्चिम साइड में मूव कर रही है। ये वाली प्लेट जो है अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट कह लीजिए कुछ ऐसे हो रहा है,
इसका भी मूवमेंट इसको इधर पुश करेगी, तो ये भी जो है आपका कुछ इस तरह से मूव करेगी या कुछ थोड़ा, हाँ ऐसे ही मूव करेगी। ये जो है इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है, ये जो है ये वाला इंडियन प्लेट का मूवमेंट कुछ ऐसे हो रहा है, यूरेशियन प्लेट का उधर से ऐसे मूव हो ही रहा था। ठीक, ये इनका मूवमेंट हो रहा है। जहां पर दो प्लेटें इसमें दिखा रहा है, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, ठीक, वहां पे क्या होगा, कन्वर्जेंस हो रहा होगा। और कन्वर्जेंस को जो है इन्होंने ऐसे दिखाया है। ये अब ये मैं जो इतना आसानी से कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बोल दे रहा हूं, इसीलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि बता चुका हूं। तो इसीलिए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये यहाँ पे ये पूरा पैसिफिक के चारों तरफ जो है क्या है, कन्वर्जेंस हो रहा है। हमने बताया था इधर एंडीज, इधर रॉकीज का निर्माण हुआ, कन्वर्जेंस हुआ। इधर जापान फिलीपींस का निर्माण हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था, दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी। इधर आपका हिमालय का निर्माण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। इधर जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में फिर एक हिंद महासागर रीज मतलब कटक का निर्माण होता है। ये हिंद महासागर में भी क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, इसीलिए ये इंडियन प्लेट इधर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा जो है प्लेट हो गया। जब भी हम इसका आंसर मान लीजिए प्री के लिए तो कहीं भी इसको बता दीजिए, लेकिन जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो वहां पे हम लोग प्लेट दिखाएंगे। प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, इसका एक बार मतलब क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, प्लेट में फिर सागरी महाद्वीपी बताएंगे, फिर इन प्लेटों का नाम लिख देंगे, मेजर और माइनर प्लेट। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग प्लेटों में जो गतिकी होती है, यानी मोशन होता है, मूवमेंट होता है, रिलेटिव मोशन होता है, उसकी पर चर्चा करेंगे और वहां पे अभिसारी अपसारी इन सब की चर्चा कर देंगे। ठीक, इस सिद्धांत, ये सब जो मूवमेंट हम लोगों ने प्लेटों को पढ़ा, इसी से हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी, अब देखिए जहां पे ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस रूपांतरण, तो जहां पे दोनों प्लेटें केवल सरक रही हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, केवल जो है आपका भूकंप आएगा और एक फॉल्ट का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल जो है आपका ये सैन एंड्रियास फॉल्ट है। ये जो है यहाँ पे रूपांतरण भ्रंश का जो नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे सैन एंड्रियास जो फॉल्ट बनती है, वहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे के उसमें जो है कैसे मूव कर रही हैं, एक ऐसे मूव कर रही है और एक ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो है ये उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब रगड़ आएंगी तो वहाँ पे कंपन होगा ना, भूकंप आएगा। इसी तरह से जब ये दो कन्वर्जेंस हो रहा होगा तब भी वहां पे ज्वालामुखी आएगा, उसके साथ जो है भूकंप आएगा। डाइवर्जेंस वाले में ये है, तो डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, दो प्लेटें दूर जा रही हैं, ज्वालामुखी निकल रहा है, भूकंप भी हल्का हल्का आता है। तो ये जो वाला, ये जो रीजन है पैसिफिक के चारों ओर वाला रीजन, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक, क्यों, यहां भी ज्वालामुखी, इधर भी ज्वालामुखी, ये भी एंडीज पर्वत पे भी ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब एक्टिविटी ये बहुत ज्यादा हो रही होती है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये मोटी मोटी बातें तो हमने देखा कि पर्वत का, गर्त का, भूकंप, ज्वालामुखी की ये व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहा है। ठीक, इसी में हम लोगों ने एक सूचर का भी कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्टिनेंटल सूचर जिसे हम लोग कहते हैं, कैसे जो है दो कॉन्टिनेंट मूव करते करते आपस में जुड़ गए, परमानेंट हो गए और एक कॉमन प्लेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हुई। अब एक जो है इसी में देख लीजिए, हाँ ये देखिए कॉन्टिनेंट सूचर वाला है, ये बीच में ओशनिक पार्ट है, इधर एक कॉन्टिनेंट प्लेट, इधर कॉन्टिनेंट प्लेट, ये दोनों पास आ रही हैं। अब ये जो दोनों पास आ जाएंगी, ये दोनों कॉन्टिनेंट, यहाँ पे कोई कन्वर्जेंस नहीं होगा, ये प्लेट आ जाएंगी, मिल जाएंगी, और एक जो है एक जो है एक तरह से सिलाई हो जाएगी इन दोनों प्लेटों की आपस में, देसी भाषा में बोलें तो सिलाई हो जाएगी। सीवन सूचर माने सिलाई ही होता है, तो ये दोनों एकदम चिपक जाएंगी बहुत तगड़े से, बहुत उसमें। यहाँ पे जो है पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ये वाला जो पीला पीला दिख रहा है ये पर्वत बन जाएंगे सब। ये जो अवसाद, ये सब क्या थे, अवसाद थे या जियोसिंक्लाइन थे। ठीक, हिमालय के संदर्भ में बोले तो ये टेथिस सागर था, तो कुछ इस तरह से आपका हो गया। अब ये देख लीजिए कि कॉन्टिनेंट जो ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
तो ये ओवरऑल महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में कैसे चर्चा करती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जो जन्मदाताओं में से एक थे विल्सन महोदय, तो उन्होंने जो है एक पूरा इस चक्र को समझाया था। लगभग 700 साल, 700 मिलियन ईयर के इतिहास को वर्तमान से 700 मिलियन ईयर पीछे तक का इन्होंने एक तरह से कि पृथ्वी में मूवमेंट कैसे हुआ है तो उन्होंने बताया था। तो जैसे हम लोगों ने सुना है नाम एक कि पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया में क्या होता था कि सभी महाद्वीप जो है एक जगह थे। ये लगभग जो है ये 200 से 300 मिलियन ईयर के बीच के समय की बात है। ये है पेंजिया की स्थिति। पेंजिया की स्थिति में क्या था कि सभी महाद्वीपीय भाग एक जगह थे। इस पूरे महाद्वीपीय भाग को हम लोग क्या बोलते थे, जब एक साथ जुड़े हुए थे सभी महाद्वीप, जैसे इस समय अफ्रीका, अमेरिका सब दूर दूर हैं, तो सबको एक जगह ले आइए, सब एक जगह आ गए। आज से 300 साल पहले जाएंगे तो सब एक जगह थे। उस एक जगह वाले भाग को, स्थल खंड को हम लोग बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक। इस पेंजिया में ही जो है, इस पेंजिया में के ऊपर जो है संवहनीय धाराएं आई, नीचे से उसको तोड़ी। फिर जब वो दो भागों में पहले टूटा, ऊपर वाले उत्तरी भाग को हम लोग जो है बोले क्या? लॉरेशिया, और निचले भाग को बोले हम लोग गोंडवाना। ठीक है। लॉरेशिया गोंडवाना के टूटने पर जो है, इसको और ऐसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये पेंजिया वाला सॉलिड भाग हो गया, ये टूटा, आपस में टूटा, या ऐसे मान लीजिए एक पोर्शन ये बचा, एक पोर्शन ये बना, ये बीच में जो है आपका टेथिस सी बना, टेथिस सागर बना। फिर जब ये और ये इसके जो पेंजिया था, पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था, पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था उसको पेंथलासा बोलते थे। ये वाला जो ये वाला पोर्शन था इसका, इसको चारों ओर जो सागर था उसको हम लोग पेंथलासा बोलते थे। क्या बोलते थे? ये जो सागरीय भाग था इसको हम लोग पेंथलासा बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंथलासा। यही पेंथलासा जब ये टूटा तो यहाँ पे ये कुछ भाग टेथिस बन गया। फिर इस वाले भाग में ब्रेक हुआ। ठीक, इस वाले भाग में ब्रेक हुआ तो ये वाला भाग आपका नॉर्थ अमेरिका बना, ये बना साउथ अमेरिका। तो कुछ ऐसे देख लीजिए, ये वाला जब भाग ब्रेक हुआ, ठीक, ये वाला भाग ब्रेक हो रहा है तो टेथिस बन रहा है। जब ये ब्रेक हो गया फिर इसमें ये वाला पोर्शन ब्रेक हुआ ऐसे, तो ये बीच में जो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने का मतलब क्या है कि कटक का निर्माण हो रहा, प्लेट मूव कर रही है। ठीक, प्लेट में ऐसे अब अपसरण हो रहा है, तो अपसरण हुआ यहाँ पे। और इसका उदाहरण बीच में मिड अटलांटिक में जो है क्या है, कटक का निर्माण, उस पर निरंतर लावा मैग्मा निकल रहा है, लावा के माध्यम से कटक का निर्माण हो रहा है। तो इससे ये अटलांटिक का लगातार विस्तार हो रहा है। तो इससे अटलांटिक बचा। पेंथलासा का जो शेष भाग बचा उससे क्या बना? पैसिफिक बना। इधर पे इसके इधर जाने पर यहाँ पे हिंद महासागर का निर्माण हुआ, आदि आदि। और ये मूवमेंट जो है वही है कि ये पहले इंडिया यहाँ पर था इस पोर्शन में, फिर इंडिया का मूवमेंट यहाँ से जो है अफ्रीका ऊपर गया, ये इंडिया ऐसे इधर मूव किया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बना। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया, फिर ये वर्तमान स्वरूप आया। ये विल्सन महोदय कहते हैं कि ये जो वर्तमान स्वरूप है या जो पेंजिया था, ये तो पेंजिया से पहले भी एक पेंजिया था। मतलब ये कोई पहली नई घटना नहीं हो गई, ये साइक्लिक रूप से, चक्रीय रूप से चलती है। अब जैसे ये वर्तमान स्वरूप है, फिर इसका आने वाले इतिहास में जो है करोड़ों वर्ष, मिलियंस ऑफ ईयर बाद जो है फिर से ये एक जगह क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, फिर से कोई नई पेंजिया बनाएंगे। तो जो हमारी ये वर्तमान पेंजिया थी जिससे आज का रूप हमें मिला है, इस पेंजिया से पहले भी जो है क्या थी, एक पेंजिया थी जिसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? उसका नाम था रोडिनिया। इस पेंजिया यानी ये वाला जब स्थल एक जगह था तो उसको जो है पेंजिया बोलते हैं। ये लगभग 200 से 300 मिलियन ईयर पहले की बात है। इसी तरह से 700 मिलियन ईयर पहले हमारी जो पेंजिया यानी जो स्थल भाग हैं वो सब इकट्ठा थे एक जगह, तो उसको हम लोग बोलते थे रोडेनिया। उसको क्या बोलते थे? एक तो ये हो गया पेंजिया। पेंजिया के ऊपर ये वाला भाग क्या था?
जो ये वाला भाग था वो था रोडेनिया। ठीक, तो ये पेंजिया, इसको इसको कह लीजिए पेंजिया, किताबों में पेंजिया 1 पेंजिया 2 लिखा होता है। ठीक है, तो ये रोडेनिया था। तो रोडेनिया में जब फिर से अपसरण हुआ तो फिर जो है इसमें सब अलग अलग क्रियाएं हुई। इसी दौरान जो है आपका जो पर्वत आप पढ़ते होंगे, अप्लेसियन पर्वत जो है साउथ नॉर्थ अमेरिका का, है ना, अप्लेसियन हो गया, या फिर जो है और भी कई सारे पर्वत हैं, उन सब का निर्माण जो है कब हुआ था, इसी दौरान हुआ था। ठीक, अब ये रोडिनिया था, रोडिनिया फिर बिखरा, फिर इसमें इकट्ठा हुआ तो पेंजिया बना, पेंजिया फिर बिखरा तो ये अपना वर्तमान रूप बना। अब ये आगे क्या होगा उसका भी इन्होंने पूरा एक चक्र बनाया है। तो उसको इन्होंने कुछ इस तरह से बताया है कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट में बिखराव होगा, ये दूर दूर जाएंगे, फिर इनमें कन्वर्जेंस होगा, पास पास आएंगे, फिर और कन्वर्जन होगा, तो फिर से सुपर कॉन्टिनेंट। ये क्रम जो है, ये चक्र जो है क्या होगा, चलता रहेगा। ये कुल मिला के इसके आधार पे द्वीपों में जो विस्तार हो रहा है ना, ओशियन का निर्माण हो रहा है, विनाश हो रहा है, द्वीपों का वर्तमान स्वरूप आ रहा है, ये सब जो है प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से व्याख्यायित किया गया बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक में आज इतना ही। इसके बाद इसमें जो कुछ भी छूटा रह गया है, जैसे पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी आदि, जब हम इन लोगों की अलग से चर्चा करेंगे तब जो है परिचर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।